नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल एक्सपोडेमी में। आपको बता दें कि हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री के पहले चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने 3 पार्ट को कंप्लीट कर चुका है। ये जो है चौथा पार्ट है। अगर आपने उस तीनों पार्ट को देखा नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, जाकर उस वीडियो को आप देख सकते हैं। आज ये इस चैप्टर का आज ये लास्ट पार्ट है। इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे अगले वीडियो में। तो आइए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, हमने रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पिछले वीडियो में तीसरे पार्ट में भी हमने देखा है। आज ये चौथा पार्ट है। इसमें हम रासायनिक अभिक्रिया के कुछ और प्रकार देखते हैं। जैसे पहला हमारा है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। आप यहाँ देख सकते हैं क्या है हमारा पहला ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसी का दूसरा नाम उपचयन है। ध्यान रखिएगा कि ये जो नाम है ये नाम बहुत फेमस है। ऑक्सीकरण न देकर के एग्जाम में उपचयन को दिया जाता है, तो इस नाम को ध्यान में रखिएगा। अब आइए इसकी परिभाषा को देखते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन, ध्यान रखिएगा क्या, ऑक्सीजन यानी O2, क्या O2, ठीक है। ऑक्सीजन O2 का संयोग या हाइड्रोजन यानी H, हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। यानी कि हम यूं कहें कि ऑक्सीजन जाकर के मिल जाए, ऑक्सीजन अगर जाकर के मिल जाता है तो हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलेंगे। या हाइड्रोजन का क्या हो जाता है, निष्कासन हो जाता है, तो भी हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलेंगे, ठीक है। यानी कि या तो ऑक्सीजन का क्या हो जाए, संयोग हो जाए, या हाइड्रोजन का क्या हो जाए, निष्कासन हो जाए। दोनों में से कोई एक क्रिया अगर होती है तो उसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलेंगे। अब आइए इसकी उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में पहला हमारा है कार्बन प्लस O2, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, यहाँ संयोग हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ ऑक्सीजन का परिभाषा के अनुसार ऑक्सीजन का संयोग, यानी कि यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जाके संयोग कर रहा है, यानी ऑक्सीजन जाके मिल रहा है, तब जाके क्या बन रहा है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहा है। तो ये एक प्रकार का क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। आपको बता दें कि ये जो समीकरण है ये संयोजन अभिक्रिया भी हो सकती है। कैसे हो सकती है, क्योंकि हमने संयोजन अभिक्रिया में पढ़ा था कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद यानी एक प्रतिफल बनाएंगे तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहा गया था। हमने आपको बता दिया था। अगर आपने उसको देखा नहीं है तो जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, उसका लिंक दिया हुआ इस वीडियो का। तो आइए देखते हैं कि इसमें एक पदार्थ कार्बन है, एक पदार्थ ऑक्सीजन है, और दोनों मिल करके एक बना रहे हैं पदार्थ, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, यानी एक पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। तो इसे हम संयोजन अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। अथवा ये उदाहरण किसका है, ऑक्सीकरण यानी उपचयन का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, संयोग हो रहा है। अब आइए दूसरे एग्जाम्पल पे चलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमारा उदाहरण है कॉपर प्लस O2, यानी कि कॉपर को जब ऑक्सीजन के साथ क्या किया जाता है, अभिक्रिया कराया जाता है, तो कॉपर ऑक्साइड का निर्माण होता है। यानी आप यहाँ भी देख सकते हैं कि ऑक्सीजन क्या कर रहा है, यहाँ आकर के संयोग कर रहा है। यानी कि ऑक्सीजन अगर संयोग कर रहा है तो इस अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, इस अभिक्रिया को उपचयन बोलेंगे या ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलेंगे। इस समीकरण को हम संयोजन अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें हम देख सकते हैं कि केवल एक ही उत्पाद बना रहा है, और जिस अभिक्रिया में एक उत्पाद बनता है यानी एक प्रतिफल बनेगा उसे संयोजन अभिक्रिया भी कहा जाता है। इसका अगला उदाहरण है हमारा कि भोजन का पाचन ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन कहलाता है। ध्यान रखिएगा ये ऑब्जेक्टिव पूछा जा चुका है एग्जाम में, और आगे भी आने की संभावना है कि भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। ध्यान रखिएगा कि भोजन का पाचन एक क्या है, उपचयन यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ध्यान रखिएगा कि उपचयन कभी कभी 2 नंबर के लिए उदाहरण सहित पूछ देता है, तो इसके परिभाषा और उदाहरण को ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा अगला है अवकरण अभिक्रिया। क्या है हमारा अगला, अवकरण अभिक्रिया या अपचयन। इसे अपचयन भी बोला जाता है, दूसरा नाम। ध्यान रखिएगा कि अपचयन जो नाम है यही नाम एग्जाम के लिए फेमस है। हमेशा अपचयन करके ही एग्जाम में दिया जाता है। आपकी NCERT बुक में भी अपचयन का ही जिक्र किया गया है, अन्यथा इसके 2 नाम होते हैं, अवकरण अभिक्रिया या अपचयन अभिक्रिया। अब आइए इसका परिभाषा देखते हैं। इसका परिभाषा है वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग, हाइड्रोजन का क्या हो, संयोग हो, या ऑक्सीजन का निष्कासन हो। यानी कि इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन जाके मिल जाए या ऑक्सीजन अर्थात O2 जाके निकल जाए, यानी बाहर निकल जाए, तो इस अभिक्रिया को हम अवकरण अभिक्रिया
या अपचयन अभिक्रिया बोलेंगे। यानी कि हमारा उपचयन में क्या था, उपचयन में ऑक्सीजन संयोग कर रहा था या हाइड्रोजन निष्कासन हो रहा था। ठीक इसी के उल्टा अपचयन में है कि हाइड्रोजन संयोग करेगा और ऑक्सीजन का क्या होगा, निष्कासन होगा। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या बोल देंगे, अवकरण अभिक्रिया या अपचयन अभिक्रिया बोलेंगे। अब आइए इसको हम लोग उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण हमारा है H2 यानी हाइड्रोजन, Cl2 यानी क्लोरीन, यानी कि हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस मिलके HCl यानी कि हाइड्रोक्लोराइड अम्ल बना रहे हैं। ठीक है, क्या बना रहे हैं, हाइड्रोक्लोराइड अम्ल बना रहे हैं। यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं कि हाइड्रोजन के यहाँ क्या हो रहा है, संयोग हो रहा है। आप यहाँ 2HCl में देख रहे हैं कि हाइड्रोजन जाके क्या कर रहा है, हाइड्रोजन जाके संयोग कर रहा है। तो यानी कि अगर हाइड्रोजन का संयोग हो जाए या ऑक्सीजन का क्या हो जाए, निष्कासन हो जाए, यानी कि दोनों क्रिया में से कोई एक क्रिया होनी चाहिए। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम अपचयन या अवकरण अभिक्रिया बोलेंगे। हम एक बार दोनों को फिर से रिवीजन कर देते हैं। आप ध्यान से इस चीज को सुनिएगा। पहला हमारा था ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन। उपचयन बहुत फेमस नाम है, एग्जाम में भी उपचयन दिया जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। उपचयन की परिभाषा हमने देखा था कि ऑक्सीजन का संयोग हो या हाइड्रोजन का निष्कासन हो। तो उस प्रकार की अभिक्रिया को हमने कहा था ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। यहाँ हम देख रहे हैं अपचयन यानी अवकरण। अपचयन में क्या है कि हाइड्रोजन आपका क्या करेगा, संयोग करेगा, ऑक्सीजन का निष्कासन होगा। यानी कि ये इसके उल्टा आप उपचयन बोल सकते हैं और उपचयन के उल्टा अपचयन बोल सकते हैं। यानी कि उसमें अगर ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन संयोग करेगा तो उसमें हाइड्रोजन का निष्कासन होगा। अगर इसमें हाइड्रोजन का संयोग होगा तो इसमें ऑक्सीजन का निष्कासन होगा। अब दोनों को तुलना करके याद रख सकते हैं। बहुत आसान है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। केमिस्ट्री को ज्यादा भारी वे में न लें, बहुत आसान केमिस्ट्री है। और आसान करते हुए हम आप लोगों के लिए बहुत छोटा छोटा परिभाषा बना करके लाते हैं ताकि 2 नंबर के लिए आपका क्वेश्चन एग्जाम में कोई ना छूटे। तो चलिए हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। हमारा अगला प्रकार है रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो आइए इसके परिभाषा को समझते हैं। बोल रहा है कि वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अवकरण, ठीक है, ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों अभिक्रियाएं क्या होती हैं, दोनों अभिक्रिया होती हैं, उसे क्या कहा जाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, ऑक्सीकरण में हमने क्या देखा था, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन क्या होता है, जुड़ता है। ऑक्सीजन क्या होता है, जुड़ता है। और अवकरण में क्या देखा, हम अवकरण में देखा था कि हाइड्रोजन जाके क्या करता है, जुड़ता है। यानी कि यहाँ ऑक्सीजन जुड़ेगा तो हाइड्रोजन का क्या होगा, निष्कासन होगा। और यहाँ हाइड्रोजन जुड़ेगा तो यहाँ ऑक्सीजन का क्या होगा, निष्कासन होगा। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं उदाहरण में देख रहे हैं कि CuO कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, क्या है, कॉपर ऑक्साइड, और H2 हाइड्रोजन। यानी कि कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन जब अभिक्रिया करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ क्या हो रहा है, मिलके जल बना रहे हैं। यानी H2O जल क्या बना रहा है, क्या बना रहा है, जल बना रहा है। ठीक है, यानी कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हाइड्रोजन का भी क्या हो रहा है, संयोग हो रहा है, और ऑक्सीजन का भी क्या हो रहा है, संयोग हो रहा है। यानी कि यहाँ हाइड्रोजन भी जाके मिल रहा है और क्या, ऑक्सीजन भी क्या कर रहा है, मिल रहा है। तो यानी कि इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इस प्रकार की अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाएगा। यानी कि इसमें ऑक्सीकरण भी होगा और अवकरण अभिक्रिया भी होगा। तो इन दोनों अभिक्रियाएं जिस समीकरण या जिस अभिक्रिया में होगी, ये दोनों अभिक्रियाएं, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलेंगे हैं। यानी कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ऑक्सीजन भी जाके क्या कर रहा है, मिल रहा है, और हाइड्रोजन भी जाके क्या कर रहा है, मिल रहा है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहा जाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाएगा। ऑक्सीकरण में हमने क्या देखा था, ऑक्सीकरण का दूसरा नाम उपचयन है, ध्यान रखिएगा। ऑक्सीकरण में हमने ऑक्सीजन का संयोग देखा था और हाइड्रोजन का निष्कासन देखा था। और अवकरण का दूसरा नाम क्या है, उपचयन है। इसमें हमने देखा था कि हाइड्रोजन का क्या होगा, संयोग होगा, और ऑक्सीजन O2 का क्या होगा, निष्कासन होगा। ठीक है, तो इन तीनों को किसको उपचयन यानी ऑक्सीकरण, अपचयन यानी अवकरण, और जो दोनों होता है यानी कौन, रेडॉक्स, तीनों को ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। हमारा अगला है अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या है, अवक्षेपण अभिक्रिया। तो आइए अवक्षेपण अभिक्रिया को समझते हैं। ये अवक्षेपण अभिक्रिया होता क्या है, तो सबसे पहले इसके परिभाषा को देखते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद क्या है, इस शब्द पे ध्यान रखिए, उत्पाद हमने क्या कहा था, उत्पाद हमने उसको कहा था जो अभिक्रिया के बाद बनता है। यानी कि A + B क्या कर रहा है, अभिक्रिया भाग ले रहा है, और बनेगा क्या चीज, C।
यानी कि A प्लस बी क्या कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं, तब तो जाके C बन रहा है। यानी कि जो भाग लेते हैं इसे क्या कहा जाता है, अभिकारक कहा जाता है। हमने कहा था आपको क्या कहा जाता है, अभिकारक, ठीक है। और जो बनने वाला होगा इसे क्या कहा जाता है, उत्पाद, यानी क्या कहा जाता है, उत्पाद या प्रतिफल भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, प्रतिफल कहा जाता है। तो यहाँ यही कह रहा है कि जिसमें उत्पाद जो है ठोस के रूप में, किसके रूप में, ठोस के रूप में विलयन से क्या हो जाता है, पृथक। पृथक का मतलब क्या होता है, अलग, यानी क्या होता है, अलग, यानी पृथक में क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। पृथक यानी क्या हो जाता है, विलयन से अलग हो जाता है। किसके रूप में, ठोस के रूप में। कौन अलग हो जाता है, उत्पाद। ध्यान रखिएगा, उत्पाद क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इसी अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया बोलेंगे, ठीक है। यानी कि वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद जो है ठोस के रूप में क्या हो जाता है, विलयन से पृथक, यानी पृथक का मतलब क्या होता है, अलग, अलग हो जाता है। तो ये इसको क्या बोलते हैं, उदाहरण से समझते हैं। यानी सोडियम क्लोराइड NaCl, साधारण नमक भी है सोडियम क्लोराइड, और AgNO3 को अभिक्रिया जब कराते हैं AgNO3 और NaCl को, तो हमारा देख रहे हैं कि AgCl, ठीक है, AgCl, ये नीचे वाला एरो समझिए, ऐसे एरो है। इसका मतलब क्या है, ये ठोस के रूप में क्या हो जा रहा है, अलग हो जा रहा है। इसका नीचे वाला एरो का मतलब क्या होता है कि ठोस के रूप में अलग हो जा रहा है। और NaNO3 क्या हो जाएगा, हमको मिल जाएगा। यानी कि ये एक ऐसा विलयन बनेगा, ठीक है। ध्यान रखिए, फिगर के माध्यम से समझा रहे हैं आपको। ये एक ऐसा विलयन बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा, विलयन बनेगा, हाँ। और इस विलयन में क्या होगा कि AgCl, ये जो है AgCl, ये AgCl यहाँ क्या हो जाएगा, ठोस के रूप में, विलयन के रूप में, ठोस के रूप में ये विलयन में क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ये AgCl क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। ऐसे नीचे ठोस के रूप में, ऐसे छोटा छोटा ठोस के रूप में क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, NaNO3 हमारा विलयन बन जाएगा, NaNO3, ठीक है, NaNO3 हमारा विलयन हो जाएगा। यानी कि अवक्षेपण अभिक्रिया में समझिए कि जो बनने वाला उत्पाद होगा, जो बन जाएगा, देख रहे हैं ये बन गया उत्पाद, ये दोनों क्या कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं। NaCl AgNO3 क्या कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं। और AgCl क्या है, उत्पाद, यानी बन गया है। तो ये जो होगा, इस नीचे वाले एरो का मतलब क्या है, ये एरो देख रहे हैं, ये एरो, नीचे वाले एरो का मतलब है कि ये नीचे यहाँ पे क्या ठोस के रूप में क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है, यानी कि पृथक हो जाएगा। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को ही हम क्या बोलेंगे, इस प्रकार की अभिक्रिया को ही हम अवक्षेपण अभिक्रिया बोलेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे वाले चलते हैं। अगला हमारा है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इससे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन बनते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, इसका परिभाषा समझते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद हमने अभी बताया आपको कि जो अभिक्रिया के बाद बनते हैं उसे उत्पाद कहा जाता है। यानी कि हम छोटा सा एग्जांपल के समझते हैं, A प्लस बी मिल के बनाता है C, यानी कि ये दोनों भाग ले रहे हैं तो इन दोनों को अभिकारक कहा जाएगा। और C बन रहा है, यानी C को क्या कहा जाएगा, उत्पाद या प्रतिफल कहा जाएगा। वही यहाँ बोल रहा है कि वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद, ध्यान रखिए क्या, उत्पाद यानी जो अभिक्रिया के बाद बनेगा, उत्पाद के निर्माण के साथ साथ क्या होता है, ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है। यानी इसमें क्या होगा, ऊष्मा क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा। यानी कि उत्पाद तो बनेगा ही, उसके साथ साथ आपका ऊष्मा यानी कि एनर्जी भी बाहर निकलेगा, ठीक है। तो इसका उदाहरण के साथ हम समझते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलेंगे। तो हम सब पहला उदाहरण देखते हैं, प्राकृतिक गैस का दहन। पहला उदाहरण इसका क्या होगा, प्राकृतिक गैस का दहन, यानी कि CH4 और O2 को जब हम क्या करेंगे, अभिक्रिया कराएंगे, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और जल, और साथ साथ हमको क्या मिलेगा, ऊर्जा। यही ऊर्जा जो है, यहाँ हमने क्या कहा कि उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी क्या होता है, उत्सर्जन होता है। तो ये ऊर्जा जो है क्या है, एक प्रकार का ऊष्मा है। क्या है, ये जो ऊष्मा है इसी को हम लोग तो एनर्जी बोलेंगे। यानी कि यहाँ ऊष्मा कहने का मतलब ये कहाँ है, ऊर्जा है यहाँ। यानी कि CO2 और H2O तो ये क्या है, उत्पाद है, यहाँ उत्पाद है। लेकिन इसके साथ साथ आपका क्या, एक एनर्जी भी आउट होगा, चाहे वो एनर्जी प्रकाश के फॉर्म में हो या ऊष्मा के फॉर्म में, जिस फॉर्म में हो, एनर्जी आपका बाहर निकलेगा। अगर उस एनर्जी बाहर निकल रहा है, यानी कि ऊर्जा बाहर निकल रहा है, तो इस प्रकार के अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलेंगे, ठीक है। थोड़ा कचरा हो गया, इसको हम इरेज कर देते हैं। तो इसमें क्या बाहर निकलेगा, ऊर्जा बाहर निकलेगा, ठीक है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या बाहर निकलेगा, ऊर्जा बाहर निकलेगा। तो इस प्रकार के हम क्या बोलेंगे,
अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलेंगे। इसका दूसरा उदाहरण हम देखते हैं कि श्वसन क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। यानी कि इससे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि सब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाएगा कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है, इसका आंसर हम अगले वीडियो में देखेंगे। ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाएगा कि श्वसन निम्नलिखित में है, तो यानी श्वसन निम्नलिखित में है, आपको ऑप्शन दे देगा ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, अवकरण और ऑक्सीकरण। तो आपको वहां ऊष्माक्षेपी को क्या करना पड़ेगा, टिक लगाना पड़ेगा। यानी कि ये जो श्वसन एक क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसी से दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, एक सब्जेक्टिव में और एक ऑब्जेक्टिव में। सब्जेक्टिव में बनता है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है, और ऑब्जेक्टिव में बनता है क्या बनता है कि श्वसन निम्नलिखित में है, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, अवकरण और ऑक्सीकरण। तो उसमें आपको ऊष्माक्षेपी को क्या करना पड़ेगा, टिक लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगला है शाक सब्जियों का। ठीक है, शाक सब्जियों का विघटित यानी कि विघटित होकर कंपोस्ट बनाना भी क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, क्या कहलाता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। यानी कि शाक सब्जियां जो खराब हो जाती है, यानी कि विघटित यानी गल जाती है, उसी से क्या बनता है, कंपोस्ट यानी खाद बनता है। तो ये जो प्रक्रिया होती है, ये भी प्रक्रिया क्या कहलाती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि इस तीनों को क्या कीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। सबसे ध्यान में रखने वाली बात जो है बीच वाला है, यानी कि श्वसन ने क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इससे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और पूछे जा भी सकते हैं। ठीक है, आगे हम समझते हैं। अगला हमारा क्या है, ऊष्माशोषी। क्या है, ऊष्माशोषी। यानी कि ये नाम से ही दिख रहा है, ऊष्माशोषी यानी ऊष्मा का क्या करेगा, अवशोषण करेगा। ठीक है, यानी कि बोल रहा है कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक, यानी कि अभिकारक हमने अभी बताया था कि A+B मिल के बनाएगा क्या चीज, C। यानी कि A+B भाग ले रहा है, तो इन दोनों क्या बोलेंगे, अभिकारक बोलेंगे। C बन रहा है तो C को क्या बोलेंगे, उत्पाद या प्रतिफल बोलेंगे। तो यहाँ बोल रहा है कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों यानी कि जो भाग लेने वाला होगा उसको अभिकारक बोलेंगे। तो अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, ऊष्माशोषी। यानी कि अभिकारक को हमको क्या करना है, तोड़ना है। यानी कि अभिकारक के क्या है, बाहुबली है, जिसको तोड़ने के लिए हमको किस किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी, ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी, प्रकाश की आवश्यकता पड़ेगी या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस प्रकार की क्या बोलते हैं, अभिक्रिया क्या बोलेंगे, ऊष्माशोषी अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं 2AgCl। ठीक है, अब 2AgCl यानी कि क्या है, भाग ले रहा है, अभिकारक है। तो इसको तोड़ने के लिए हमको क्या प्रकाश की आवश्यकता पड़ रही है। ठीक है, इसको क्या करना है, तोड़ना है। 2Ag और Cl2 यानी क्लोरीन में, इसको तोड़ने के लिए हमको क्या किस चीज की आवश्यकता पड़ रही है, प्रकाश की आवश्यकता पड़ रही है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, ऊष्माशोषी अभिक्रिया बोलेंगे। और ये जो अभिक्रिया है, ये ध्यान रखिएगा, इसको ऊपर थोड़ा सा साफ करें हम। ये जो अभिक्रिया हमने लिखा यहाँ पे, ये अभिक्रिया जो है ये तो ऊष्माशोषी है ही, इसके साथ साथ ये क्या है, प्रकाशीय वियोजन भी है। चूंकि इसके तीर चिन्ह के ऊपर क्या लिखा हुआ है, प्रकाश लिखा हुआ है, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा चुका है इसको। ये क्या है, एक प्रकार का प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, क्या कौन सा अभिक्रिया है, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। और इसको एक और भी बोल सकते हैं हम, वियोजन अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। चूंकि एक अभिकारक दो भागों में टूट रहा है, इसे वियोजन अभिक्रिया भी बोलेंगे। और तीर चिन्ह के ऊपर प्रकाश लिखा हुआ है, यानी इसको प्रकाशीय वियोजन भी बोलेंगे। और इसे क्या बोलेंगे, ऊष्माशोषी अभिक्रिया भी बोलेंगे। यानी कि ये जो उदाहरण है, ये तीनों अभिक्रिया के लिए क्या है, मान्य है। यानी तीनों अभिक्रिया को क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। इस समीकरण को हम लोग तीनों अभिक्रिया भी बोल सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा चुका है, उसका वीडियो क्या है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उसका दिया हुआ है, जाके देख लीजिएगा। अगला हमारा है CaCO3 चूना पत्थर। ये चूना पत्थर को तोड़ने के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता होगी, ऊष्मा की। तो ऊष्मा की आवश्यकता है, इसको दो भागों में तोड़ना है। ठीक है, दो भागों में टूट जाएगा ऊष्मा की आवश्यकता से। तो ऊष्मा जब इसमें प्रदान करेंगे तो ये दो भागों में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। जब ये दो भागों में टूट जाएगा तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, ऊष्माशोषी अभिक्रिया बोलेंगे। और ये अभिक्रिया जो है, ये तीन प्रकार की अभिक्रिया हो सकती है। सबसे पहला तो वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया कैसे, क्योंकि एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ बना रहे हैं, तो वियोजन अभिक्रिया हो गई। अब तीर चिन्ह के ऊपर ऊष्मा लिखा हुआ है, यानी क्या है, ये ऊष्मीय वियोजन है, दूसरा हो गया। और तीसरा क्या हो जाएगा, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। यानी कि ये तीनों अभिक्रिया को क्या कर रहा है,
फुलफिल कर रहा है, और ये भी तीनों अभिक्रिया को क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये उदाहरण। आइए अब आगे चलते हैं। हमारा अगला है हमारे दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव। हमारे डेली लाइफ, जो डेली लाइफ हम लोग जी रहे हैं, तो उसमें उपचयन अभिक्रिया के क्या प्रभाव हैं उसको हमको क्या करना है, समझना है। हमारे दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया के क्या है, प्रभाव, यानी कि हमारे डेली लाइफ में उपचयन अभिक्रिया के इफेक्ट क्या पड़ता है, इसके हम क्या कर देखेंगे, उदाहरण देखेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा क्या है, संक्षारण। ये 2 नंबर के लिए एग्जाम में पूछा जा भी चुका है और आगे पूछा भी जाएगा। ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा 2 नंबर के लिए है। अब इसका परिभाषा देखते हैं कि जब कोई धातु पानी, आर्द्रता, वायु, अम्ल के संपर्क में आने पर धातु क्या हो जाती है, कोई भी धातु यानी कि लोहा, तांबा, कॉपर, चांदी, ये सब क्या है, धातु है। आगे हम तीसरे चैप्टर में धातु और अधातु पढ़ेंगे तो हमको पता चल जाएगा। धातु क्या है, संक्षारित हो जाती है। क्या हो जाती है, संक्षारित हो जाती है। तो उसी को हम लोग, इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, संक्षारण कहते हैं। यानी कि जब आप लोग देखते हैं कि लोहा को ज्यादा देर तक, ज्यादा दिनों तक पानी और हवा या आर्द्रता, वायु में, वायु का मतलब क्या, हवा, और आर्द्रता का मतलब क्या, कि मौसम में थोड़ा सा क्या होता है, मॉइस्चर होता है। मौसम क्या होता है, मॉइस्चर, यानी कि थोड़ा थोड़ा गीलापन लगता है, तो उसी को आर्द्रता बोला जाता है। तो इन सब में अगर लोहा को छोड़ देते हैं हम लोग तो क्या हो जाता है, वो जंग लग जाता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं। ठीक है, चांदी पे भी कभी कभी हम देखते हैं कि काली परत लग जाता है। ठीक है, जैसे इस पे उदाहरण को समझते हैं कि लोहे पे जंग लगना क्या है, संक्षारण है। चांदी पे काली परत चढ़ना क्या है, संक्षारण है। तांबे पे हरी परत लगना क्या है, संक्षारण है। ठीक है, और ये सब जो है हमारे डेली लाइफ में भी हम लोग इन तीनों को देखते हैं। तो ये किसके हैं, ये उपचयन के हैं। यानी कि उपचयन के उदाहरण क्या है, उपचयन के उदाहरण हमारे डेली लाइफ में लोहे पर जंग लगना, चांदी पे काली परत चढ़ना, तांबे पे हरी परत चढ़ना क्या है, उपचयन के ही क्या है, हमारे दैनिक जीवन में उदाहरण है। अब आगे हम समझते हैं। हमारा अगला है विकृत गंधिता। क्या है, विकृत गंधिता। यानी कि विकृत गंधिता हम समझते हैं परिभाषा से कि वसा युक्त और तैलीय खाद्य सामग्री जो है, खाद्य पदार्थ यानी सामग्री वायु के संपर्क में, यानी वायु के संपर्क में अगर अधिक समय तक क्या हो जाएगा, वो अधिक समय तक रहेगा, वायु के संपर्क में आने पर क्या हो जाता है, उपचयित हो जाता है। क्या हो जाता है, उपचयित, यानी कि ऑक्साइड कर लेता है। ठीक है, हो जाती है, जिससे उनके स्वाद जो होते हैं, स्वाद जो टेस्ट होता है, वो गंध यानी कि स्मेल में क्या हो जाता है, बदल जाता है, और भोजन क्या हो जाता है, खाने योग्य नहीं रहता है। यानी कि आप देखते होइएगा कि जो पाव रोटी होता है बहुत समय तक हवा में छोड़ने पर उस पे क्या लग जाता है, वो हरी हरी कलर का भूरा लग जाता है, यानी भूरी हम लोग उसको बोलते हैं। अगर खाना भी हम लोग ज्यादा समय तक छोड़ देते हैं तो खाना जो का टेस्ट होता है वो खट्टा में एकदम सौर, एकदम खट्टा लगने लगता है। यानी कि भोजन वो क्या होता है, खाने योग्य नहीं रहता है, यानी कि जहर के समान हो जाता है। ठीक है, वो खाने योग्य नहीं रहता है। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता बोलते हैं। ठीक है, यहीं पे हमारा जो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जो है क्या हो जाता है, खत्म, यानी कि द एंड हो जाता है। ठीक है, अब अगले पार्ट में हमारा ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आएगा। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है, अच्छा कहने का मतलब कि आपको समझ में आ रहा है पढ़ाई को, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और वीडियो को प्लीज लाइक कर दें, ताकि हमारा जो चैनल है, यानी कि हमारा और आपका ये चैनल आप ही के लिए है बना हुआ है। ठीक है, आप ही को मदद करने के लिए बना हुआ है। हमारा ऑफलाइन बैच भी चलता है। ठीक है, हम 5 सालों से ऑफलाइन बैच पढ़ा रहे हैं क्लास 9th और 10th के बच्चों को। ठीक है, यानी कि 5 सालों से हम पढ़ा रहे हैं ऑफलाइन बैच, और इस बार से हमने क्या किया है, ऑनलाइन का शुरुआत किया है। तो आप लोग की सपोर्ट की आवश्यकता है। आप लोग क्या करें, चैनल शेयर करें अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।